बच्चों स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और आप लोग चाहें तो हम लोग टेलीग्राम अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सअप अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट या ट्विटर अकाउंट से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि भूमि सुधार से क्या आपका तात्पर्य है और क्या आपका अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए भूमि सुधार मतलब क्या है, भूमि की गुणवत्ता में सुधार लाना या भूमि की क्वालिटी मतलब उसको क्या बोलते हैं, गुणवत्ता, उसमें सुधार लाना। तो भूमि सुधार भारत में ब्रिटिश काल में जमींदारी प्रथा लागू थी और जमींदारों में एक ऐसे वर्ग का विकास हुआ जो कि किसानों और सरकार के बीच था। ठीक है, मतलब किसानों और सरकार के बीच में एक ऐसे वर्ग का निर्माण हुआ था जो कि किसके बीच में था, किसान और सरकार दोनों के बीच में था वो। ठीक है, इसको बिचवान हम बोलते हैं हमारी भाषा में। ठीक है, परंतु उसका खेती बाड़ी से कुछ लेन देन नहीं था। यह जमीन के मालिक समझे जाते थे और किसान के लगान वसूलने और उसे सरकारी खजाने में जमा करवाने के उत्तरदायी थे। जमींदार प्रथा से किसानों का शोषण होता था। मतलब जमींदारी प्रथा से क्या होता था, किसानों का शोषण, मतलब कि उनके ऊपर अत्याचार होता था। ठीक है, मतलब क्या होता था, मान लीजिए वो लोग जिनके पास ना तो खेती बाड़ी ना उनको कुछ काम करना पड़ रहा है, परंतु फिर भी क्या है कि किसानों से वो लोग लगान मतलब टैक्स ले किसको देते थे, सरकार के खजाने में वो जमा करते थे। ठीक है था, और वे उन पर अत्याचार भी करते थे। कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही जमींदारी प्रथा का विरोध किया था और स्वतंत्रता मिलने पर इसके उन्मूलन तथा भूमि सुधार संबंधी और कई आश्वासन दिए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति बाद सरकार ने भूमि सुधार के कदम उठाए, जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इससे कृषि भूमि पर वर्ग के हाथ में मुक्त हुई जिसकी कृषि कार्य में कोई रुचि नहीं थी और उसे कृषि विकास के प्रति चिंता नहीं थी। नकबंदी का कदम उठाया गया। नकबंदी छोटे छोटे टुकड़े को एक साथ करने की योजना थी। यदि किसी किसान के पास दो अलग स्थानों का या क्षेत्रों में कृषि भूमि थी तो उन्हें इकट्ठा करने के प्रयास किए गए। इससे उस व्यक्ति का खेती पर किया जाने वाला खर्च कम होता था, उपज की मात्रा बढ़ने की संभावना थी। कृषि भूमि पर सीमा लगाई गई ताकि कृषि भूमि कुछ हाथों में केंद्रित न हो और भूमिहीन कृषकों को फालतू भूमि मिले। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट भूमि या मान लीजिए जो खाली भूमि रखी हुई ना, वो क्या है, वो मान लीजिए उन लोगों को मिल जाए जिन लोगों के पास खेती नहीं है ना। बटाई पर खेती करने वालों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया और अब जमींदार बटाई पर खेती करने वाले व्यक्तियों को जब चाहे बेदखल नहीं कर सकता था। भूमि सुधार प्रयासों का किसानों की आर्थिक दशा पर प्रभाव पड़ा और उनसे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर क्या हुआ था कि कांग्रेस सरकार जब नहीं बनी थी, जब देश का जो है आज़ादी नहीं मिली देश को, उसके पहले क्या है कि कांग्रेस ने वादे किए थे कि जैसे देश आज़ाद होगा तो वैसे हम लोग जो है ये जो बिचवान है किसके बीच में, किसान और सरकारों के बीच में जो बिचवान है ना, उनको हम लोग हटा देंगे। जिससे क्या होगा कि किसान भैया जो है वो अच्छे से व्यापार व्यवसाय कर पाएगा। ठीक है, जिन लोगों के पास खेती नहीं उन लोगों को खेती जो है उपलब्ध करवाने की बात करी गई। जो खेती खाली पड़ी हुई थी उन खेती को जो है उपलब्ध करवाने की उन्होंने आश्वासन दिए थे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का, है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों का कि हरित क्रांति क्या है, इसे क्यों लागू किया गया और इससे किसानों को कैसे लाभ पहुंचा, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। हरित क्रांति से अभिप्राय उत्पादन की तकनीकी को सुधार तथा कृषि के तीव्र वृद्धि करने से, मतलब कृषि में सुधार करने से, सीधी सी बात है। ठीक है, हरित क्रांति की दो प्रमुख विशेषताएं, पहला क्या है, उत्पादन की तकनीकी को सुधारना, मतलब जो उत्पादन हो रहा है उसमें आप कैसे बढ़ोतरी कर सकते हो, कैसे वृद्धि कर सकते हो, तो उसको सुधारना है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये बोल रहा है कि उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, तो तकनीकी में सुधार लाना उत्पादन की, और दूसरा है उत्पादन में वृद्धि करना। अगर हम लोग तकनीकी में वृद्धि कर लेंगे, टेक्नोलॉजी में बदलाव कर लेंगे किसकी, उत्पादन की, तो सीधी सी बात ऑटोमेटिक उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। इस संदर्भ में श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिखा था कि हरित क्रांति का आशय यह नहीं है कि खेती में मेड़बंदी करवाकर फावड़े, तगारी, मेटी, हल इत्यादि उपयोगी कृषि के साथ न प्राप्त करके कृषि की जांच, अपितु इन साधनों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना है। हरित क्रांति लागू करने के कारण, हरित क्रांति लागू करने का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि करना तथा औपनिवेशिकवादी काल के कृषि गतिरोध को स्थायी रूप से समाप्त करना था। किसानों को लाभ, हरित क्रांति से किसानों को निम्नलिखित लाभ हुए थे। अब कौन कौन से किसानों को लाभ हुए थे हरित क्रांति से, पहला है कि हरित क्रांति से किसान अधिक गेहूं तथा चावल उत्पन्न करने में समर्थ हुए, मतलब अधिक मात्रा में जो है वो पैदावार बढ़ी। ठीक है, वो उपज बढ़ी। ठीक है, किसानों के पास अब बाजार में बेचने के लिए काफ़ी अनाज था उस समय। यह है किसानों के जीवन स्तर में सुधार आया।
किससे कराना है, तो हरित क्रांति कराना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना को संक्षेप में समझाइए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग ने अपनी स्थापना के तुरंत बाद ही अपना काम प्रारंभ कर दिया गया था। इसका कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण तथा उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखना था। देखो जैसे योजना आयोग बना था ना, जैसे उसके जस्ट बाद ही पहली योजना चलाई थी योजना आयोग ने, वो कौन सी चलाई थी, तो वो प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई थी। पंचवर्षीय योजना होती क्या है समझ लो। पंचवर्षीय योजना मतलब वो होती है कि जो मान लीजिए कोई भी सरकार है उनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है। ठीक है, वो कमेटी क्या करती है कि प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक योजना चलाती है पूरे देश के लिए। उसमें क्या है, कुछ मुद्दों को हाथ में लिया जाता है, जैसे बेरोजगारी हो गई, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे भी, औद्योगिकरण हो गया, ठीक है, विकास हो गया, प्रबंधन हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, औद्योगिकरण हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन सबके विकास के लिए, मतलब या कोई मान लीजिए 5-8 टॉपिक को लेंगे, उनके विकास के लिए वो उन 5 साल में बात करेंगे। हम लोग बोलते लगभग सभी चीज़ें आती है उसमें। ठीक है, फिर क्या बोल रहा देखो कि जैसे योजना आयोग बना था, उसने पहली पंचवर्षीय योजना बनाई थी और उसमें उसने क्या करा था कि पंचवर्षीय योजना का अर्थ था कि अगले 5 वर्ष के लिए विकास की गतिविधियों की योजना तैयार करना और उन गतिविधियों के लक्ष्य भी निश्चित करना, मतलब कितना विकास होगा और किस स्टेज तक होगा, किस स्तर तक होगा। पंचवर्षीय योजना अगले 5 वर्षों के लिए सरकार की आय और उसके खर्चों की योजना होगी। सभी राज्यों के लिए अगले 5 वर्ष में क्या क्या होगा और उनके द्वारा क्या खर्च किया जाएगा। राज्य सरकार के बजट को 2 भागों में बांटा गया था। एक भाग गैर योजना संबंधी खर्चों का था, जो कि वार्षिक रूप से गैर विकास संबंधी मंदों पर खर्च किया जाना था, मतलब ऐसी ज़रूरतें जो दिखाई नहीं देती पर अनिवार्य होती है। ठीक है, उन पर खर्च किया जाना था। और दूसरा विकास के मुद्दों पर निश्चित प्राथमिकता के आधार पर अगले 5 वर्ष में खर्च किया जाना था, मतलब जो योजना बनी थी उसके आधार पर उनको खर्च किया जाना था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप नवंबर 1951 में तैयार हुआ और इसी वर्ष उसका वास्तविक रूप भी अपना लिया गया और लागू किया गया। इस योजना की अवधि 1951 से 1956 तक मानी जाती थी। अब यह 5 वर्ष की होगी, तो हम लोग 1951 में अगर याद रखते हैं तो 5 वर्ष में से भी ऑटोमेटिक याद रख लेंगे, है ना। और 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई। इस योजना में कृषि के क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। इसी उद्देश्य से क्या बोल रहा है, इसी उद्देश्य से हाँ बनाने और सिंचाई व्यवस्था का सुधार तथा विकास करने के लिए निवेश की व्यवस्था की गई थी। कृषि को प्राथमिकता दी जाने के कई कारण थे। प्रथम तो भारत एक कृषि प्रधान देश था और इसकी 70% से अधिक आबादी जो थी वो कृषि कार्यों में लगी हुई थी, संलग्न थी। ठीक है, लगभग जनसंख्या गाँवों में रहती थी तथा कृषि कार्य में लगी थी। कृषि के विकास से ग्रामीण जीवन की आर्थिक दशा में वृद्धि होती है और इसे क्या बोल रहा है वो, चलो, और इसे राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि जुड़ी हुई थी। मतलब कृषि का विकास हुआ, देश की अर्थव्यवस्था का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब देश की आर्थिक स्थिति किससे जुड़ी हुई थी, कृषि से जुड़ी हुई थी। इसका दूसरा कारण यह था कि दूसरे महायुद्ध तथा बाद में विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी। कृषि प्रधान देश होते हुए भी यह अपनी आवश्यकताओं के लिए खाद्यान्न पैदा नहीं कर पा रहा था और आयात पर निर्भर रहता था। सिंचाई आयात मतलब किसी चीज़ को मंगवाने के लिए। ठीक है, सिंचाई परियोजना तथा डैम निर्माण के साथ साथ भूमि सुधार कार्यक्रम बनाए गए और भूमि सुधार योजनाएं लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत लोगों की बचत में वृद्धि और राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लक्ष्य भी अपनाए गए थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन हम लोग का? अगला बोल रहे हैं हम लोग का इसी आंसर के आगे कि इस योजना जो है, इस समय देश की आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए प्रथम पंचवर्षीय जो योजना का आकार भी छोटा रखा गया था और इसमें कुल क्या बोल रहा है 2378 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की व्यवस्था की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में 2378 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की व्यवस्था की गई थी। बेशक इस योजना के वांछित परिणाम नहीं निकले, परंतु भारत का नियोजन विकास की दशा में यह पहला कदम था। मतलब भारत जो है बनना स्टार्ट कर चुका था, या भारत अपना विकास करने की ओर आगे बढ़ चुका था, एक पहला कदम रख चुका था। और इसमें राज्य द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रण अर्थव्यवस्था नहीं अपनाई गई थी, बल्कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। इस दृष्टि से योजना को एक सफल कदम भी कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का? देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि योजना आयोग के कार्यों की व्याख्या कीजिए। अब योजना आयोग के क्या कार्य होते हैं? तो योजना आयोग क्या करता है, पहले तो योजना बनाता है। अब सुनना, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि राष्ट्र के भौतिक स्रोतों, मानव संसाधनों तथा पूंजी का अनुमान लगाना, विकास की योजनाएं बनाने के लिए आवश्यक पूंजी तथा भौतिक व मानव संसाधनों का होना आवश्यक है।
योजना आयोग का यह पहला काम है कि वह देश में उपलब्ध पूंजी, मानव क्षमता और भौतिक पदार्थों, जल संसाधनों तथा वायु शक्ति के सभी संसाधनों का अनुमान लगाता है, जिन्हें 5 वर्षों में देश के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके बारे में सर्वेक्षण करके लेखा जोखा तैयार किया जाता है और उनके आधार पर ही योजनाओं की वांछित प्रगति निश्चित की जाती है। योजना क्या करता है पता है? पहले जो योजना चलाने के पहले उसका एक लेखा जोखा तैयार करता है कि किन किन चीज़ों की मनुष्य को आवश्यकता है, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं मनुष्य के लिए बनाई जाए कि जो उसके विकास के लिए सहायक हो, ठीक है, उसको प्रगति में जो है वो सपोर्ट करे, ना कि बाधा बने, ठीक है, उसको विकास की प्रगति को और आगे बढ़ाए, मतलब अग्रसर करे, ठीक है। तो उन सब बातों पर चर्चा करता है कौन? योजना आयोग, और उसके अकॉर्डिंग योजना बनाता है। अब पहला पॉइंट क्या है? योजना बनाना। योजना आयोग की सभी भौतिक तथा मानवीय संसाधनों व पूंजी का अनुमान लगाने के बाद यह योजना बनाता है कि अगले 5 वर्ष में इन उपलब्ध संसाधनों का संतुलित रूप से उपयोग कैसे किया जाए कि उनका सर्वोत्तम परिणाम निकले। आयोग राष्ट्रीय प्रगति की दर भी निश्चित करता है। वह उपलब्ध संसाधनों के समुचित तथा संतुलित आवंटन के बारे में परामर्श देता है। कौन देता है? योजना आयोग देता है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बोल रहा है? देखो आगे क्या बोल रहा है योजना आयोग भैया हम लोग का। आगे बोल रहा है कि वह विकास की प्राथमिकताओं को निश्चित करना। वैसे तो सभी योजनाओं में सभी क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम अपनाए गए हैं, परंतु प्रत्येक योजना में किसी एक क्षेत्र के विकास पर अधिक जोर दिया जाता है। मतलब देखो जितनी भी योजना बनी, पंचवर्षीय योजना बनी थी, उन सभी पंचवर्षीय योजना में क्या था? किसी एक क्षेत्र को या किसी एक विषयगत वस्तु को, किसी एक विषय को लेकर हमेशा चला गया है, उसको अधिक मात्रा में विकास किया गया है उस चीज़ का, ठीक है। परंतु प्रत्येक योजना में किसी एक क्षेत्र के विकास पर अधिक जोर दिया जाता रहा है। योजना आयोग की यह निश्चित करता है कि इन सब में प्राथमिकता कैसे या किसे दी जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। स्वाभाविक है कि कृषि उत्पादन से संबंधित कार्यों जैसे कि सिंचाई, बिजली उत्पादन, खाद्यान्न, बढ़िया बीज आदि की उपलब्धि पर अधिक धन खर्च किया गया। दूसरे योजना में औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई। मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो औद्योगिकरण को जो है प्राथमिकता दी गई थी। और इनमें भारी तथा क्या बोल रहे देखो, भारी तथा आधारभूत है ना उद्योगों को लगाने पर अधिक खर्च किया गया था। व्यक्ति को खाने के लिए अन्न सबसे पहले चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान जो है ना वो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए रोटी मतलब अनाज अगर हो गया, ठीक है, तो भैया व्यक्ति अपना विकास कर पाएगा। अगर व्यक्ति का पेट भरा हुआ है तो काम पर कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है देखो, 5वां के आर्थिक विकास में बाधक कारकों का पता लगाना। आयोग इस बात का भी अनुमान लगाता है कि देश की आर्थिक प्रगति में कौन कौन कारक बाधा डाल सकते हैं और अब तक किन कारणों से राष्ट्र का आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। इन कारणों को ध्यान में रखकर आयोग उन उपायों तथा मशीनों का भी निर्णय करता है जिनका उपयोग करके आर्थिक विकास की प्राप्ति और बाधाओं का सामना आसानी से हो जाए तथा और निश्चितानुसार आर्थिक विकास की प्राप्ति हो जाए। आयोजन या योजना आयोग के सफल परिणामों के लिए आवश्यक शर्त और नियमों को निश्चित करता है, ठीक है। मतलब कौन कौन से जो है वो नियमों पर जो है योजना चलाई जाएगी। योजना के कार्यान्वयन तथा प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना। आयोग समय समय पर इस बात का भी मूल्यांकन करता है कि किसी योजना को ठीक ढंग से लागू किया गया है या नहीं, योजना के अनुसार कार्य को हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी कार्यक्रम को लागू करने में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है। यदि किसी कार्यक्रम को लागू करने में कोई कठिनाई है या उसके आशांतिक परिणाम नहीं निकल रहे हैं तो आयोग इसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकता है। संसाधनों के आवंटन में परिवर्तन कर सकता है तथा समय अनुसार वह आवश्यकता अनुसार कार्यवाही कर सकता है, ठीक है। देखिए बाकी बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5 पॉइंट करते हैं हम लोग, 4 पॉइंट करें हम लोगों ने इसके, ठीक है। चलो हो गया हम लोग लगभग ही। 6वां पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हो, पढ़ लो भले, मैं आपको पढ़ कर समझा के बता देता हूँ। अगला क्या है देखो, पोस्ट जो हमारा पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि सिफारिशें करना। योजना आयोग की सलाहकार समिति भी है जो सरकार को देश की आर्थिक प्रगति के संबंध में सिफारिश करती है। आयोग अपने कार्य के संचालन को प्रभावकारी बनाने के संबंध में देश में उत्पन्न हुई आर्थिक दशाओं में परिवर्तन करने के संबंध में लागू विकास कार्यक्रमों व विकास नीतियों में वांछित परिवर्तनों के संबंध में अपनी सिफारिश कर सकता है। यह उन समस्याओं पर भी विचार करता है जो कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा
उसके या इसके पास भेजी गई हो और उन पर भी सलाह देता है। कौन? योजना आयोग। किसको? सरकार को सलाह देता है। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे एक निवेदन है कि जितना हो सके उतना इस क्लास की लिंक को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों से। ठीक है, थोड़ा सा शेयर इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप जितना मुझे सपोर्ट करोगे मैं उससे कई गुना डबल आपको वापस देने वाला हूँ, उसका बेनिफिट देने वाला हूँ। ठीक है, मेरा एक छोटा टारगेट है कि दिवाली तक जो है हम लोग काफ़ी अच्छा कुछ कर लें। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि दिवाली तक आपको पूरा सिलेबस करवा दूँ मैं। ठीक है, तो साथ ही साथ पहले आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को ये लिंक शेयर कीजिए और क्लास को देखने का बोलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।